हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैग्नेटिक ग्रामर। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फायर एंड आइस का। तो आज इस पोइट्री में हम बात करेंगे फायर एंड आइस की। फायर एंड आइस बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी पोम है, डस्ट ऑफ स्नो की तरह, और लिखने वाले लेखक कवि वही है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा ही था। वो अमेरिका में पैदा हुए एंड ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज नॉट recognized, he was not given the due accolades that he deserved in America। फिर USA से वो इंग्लैंड गए, वहाँ उनका नाम हुआ, पहचान बनी, और फिर वापस वो अमेरिका आए। So he was a 4-time Pulitzer Prize winner। अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी शख्सियत थे। इन्होंने इस पोम में बेसिकली जो बात की है वो है दो एलिमेंट्स की, फायर और आइज़। अब फायर और आइज जो है वो इन्होंने सिंबॉलिक वर्ड्स लिए हैं, दोनों ह्यूमन इमोशंस से रिलेटेड है। फायर जो है वो हमारे उग्र, हमारे अग्रेसिव जो इमोशंस हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे कि आवर एंगर, डिजायर्स, पैशन, चीज़ों के प्रति हमारा जो उग्र रवैया है, मोह माया, हमारी लस्ट, हमारा धन लोलुपता वाला जो एक कैरेक्टर है, ये सारी चीज़ें फायर के द्वारा एक्सप्रेस की गई हैं। डिज़ायर्स की अगर बात करें तो वो ऐसे दिखाए गए हैं कि हमें हमारा पैशन, हमारे डिज़ायर्स जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। आज अगर मैं 50,000 कमा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं 70,000 75,000 तक चला जाऊं। मैं 70-75 कमा रहा हूं तो मैं फिर सोचूंगा कि मैं लाख रुपए तक चला जाऊं, और दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। माई डिज़ायर्स एज अ ह्यूमन बीइंग आर नेवर सैचुरेटेड, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। सो दे आर इनसैचिएबल, राइट। हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध, हम इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं कि हम थोड़ी थोड़ी देर में हम है ना भड़क जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हमें चीज़ें बुरी लग जाती हैं। किसी भी चीज़ के प्रति हम इतने पैशनेट हो जाते हैं कई बार कि उसे हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, दूसरों का नुकसान करके, खुद का फ़ायदा करके, हम झिझकते नहीं हैं। और फिर आइस जो एलिमेंट है वो भी बहुत ही पोटेंट, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सशक्त एक एलिमेंट यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। और आइस हमारे जो कोल्ड ब्लडेडनेस से रिलेटेड, हमारी रिजिडिटी, हमारी एपथी, दूसरों के प्रति हमारे मन में जो एक तटस्थता वाली एक भावना है, दूसरों के प्रति हम जो असंवेदनशील होते जा रहे हैं, हम असहिष्णु होते जा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। हम इतने इमोशनलेस हो गए हैं, हम इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, इतने प्रैग्मेटिक हो गए हैं कि दूसरों के प्रति कंप्लीटली कोल्ड ब्लडेड हो गए हैं। इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये आइस रिप्रेजेंट करता है बेसिकली हेट्रेड को, नफरत को, घृणा को। तो दूसरों के प्रति इतनी नफरत है, इतनी घृणा है हमारे मन में कि हम किसी की पीड़ा को पीड़ा नहीं मानते। अगर सड़क के किनारे कोई चोटग्रस्त पड़ा है तो हम उसे उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके लिए हम एम्बुलेंस नहीं बुलाने की पहल करेंगे, हम उसके लिए कोई कैब हायर करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की पहल नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि कोई दूसरा आके ये करे। तो यही चीज़ हमें कोल्ड ब्लडेड बना देती है, दूसरों की तकलीफ को देख के अपने अंदर कुछ भी महसूस ना होना, संवेदनाएं नहीं जागना, ठीक है। हम गरीबों के प्रति, हम दूसरों के प्रति यही सोचने लग जाते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दूसरों के प्रति जलन की भावना, ये सारी कोल्ड ब्लडेड फीलिंग्स हैं। तो पोएट कहते हैं कि ये संसार जो है फायर और आइस दोनों से बर्बाद हो सकता है, ठीक है। जहां एक तरफ हमारी उद्वेलित, हमारी आक्रोशित भावनाएं हैं, क्रोधावेश में जो हम एक्सप्रेस कर देते हैं वो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और दूसरी तरफ जो हम अंदर ही अंदर कुढ़ते जा रहे हैं, दूसरों से जलते जा रहे हैं, दूसरों के प्रति नफरत लिए बैठे हैं, वो भावनाएं हैं। ये दोनों ही भावनाएं, ये दोनों ही फीलिंग्स, ये दोनों ही इमोशंस, दे आर सो केपेबल दैट दे कैन बोथ डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दे कैन bring about complete annihilation, they can bring about complete catastrophe to this world। हम इस संसार को बर्बाद कर सकते हैं। और हम का मतलब हो गया हम इंसान, अपनी ही प्रजाति को, अपनी ही स्पीशीज को, हम अपने ही ह्यूमन रेस को
समाप्त करने पे तुले हुए हैं। तो फायर और आइस से पोएट हमें बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार संसार का खात्मा होगा, किस प्रकार ये पूरी दुनिया, ये पूरा जगत समाप्त होगा। ये दुनिया समाप्त होगी ह्यूमन इमोशंस की वजह से, बिकॉज दे आर डिस्ट्रक्टिव। फायर रिप्रेजेंटिंग पैशन एंड डिजायर्स एंड आइस representing hatred. These two elements, these two metaphoric elements which represent human emotions are so potent, they are so capable, they are so extreme that both of them on their own accord are sufficient to destroy the whole world. बहुत ही जल्द अब हम चलते हैं इसकी थीम की तरफ। तो थीम जो है वो बहुत ही सिंपल सी है कि ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो बड़े डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं। हम क्रोधावेश में या हम किसी के प्रति राग द्वेष में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, वी आर एनगल्फ्ड बाय दीज फीलिंग्स सो मच कि हम या तो इतने डिजायरस हो जाते हैं, इतनी डिजायर मन में लिए बैठते हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं लिए बैठते हैं कि वो समाप्ति नहीं होती, उनकी संतुष्टि ही नहीं होती है। दे आर इनसैचिएबल एंड आर एवर ग्रोइंग, दे कॉज मोर एगनी, और पीड़ाएं, और ज्यादा तकलीफ, और ज्यादा डिप्रेशन, और ज्यादा आगे बढ़ने की कशिश हमारे अंदर जागती रहती है। और दूसरा ये कि Hatred is the root cause behind all apathy of humans toward humans. What a tragedy! क्या विडंबना है, मनुष्य अपने जैसे दूसरे मनुष्य को सफलता प्राप्त करते हुए सुखी नहीं देख सकता। हम इतने ज्यादा अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मानने लग जाते हैं कि दूसरों के प्रति नफरत पालने लग जाते हैं अपने हृदय में, और अंततः होता यह है कि हम दूसरों के प्रति इस नफरत को इस कदर बढ़ा लेते हैं अपने मन ही मन की वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि हम उसके प्रति इल फीलिंग, विकेड फीलिंग्स पालना शुरू कर देते हैं, और हम मन ही मन ये कामना करते हैं कि इसका बुरा हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये सड़क पे आ जाए, ये इसका कारोबार खत्म हो जाए, इसका धंधा पानी चौपट हो जाए। हम ये फीलिंग्स मन में जगाने लग जाते हैं, एंड वी आर एक्चुअली सो फुल ऑफ हेट्रेड कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हमें यही हेट्रेड वाली फीलिंग पैथेटिक बना देती है, दूसरों के प्रति हमारे मन में भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और इस थीम से अब हम चलते हैं। फायर एक्चुअली किन चीजों को, किन भावनाओं को, किन इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, उस पर एक नजर डालते हैं। द फर्स्ट इज द डिस्ट्रक्टिव नेवर एंडिंग डिजायर्स। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी जो काम वासनाएं हैं, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा लालच, एवरेज, ग्रीड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम उन पे काबू नहीं पा पाते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो एक बेलगाम घोड़े की तरह बढ़ती जाती हैं, भागती जाती हैं। एक को सेटिस्फाई किया तो और एक और डिजायर जाग गई, एक और महत्वाकांक्षा जाग गई, और इस तरह से हम स्लीपलेस नाइट्स बिताते हैं। इतने पैशनेट हो जाते हैं हम चीजों के प्रति कि हम उस जुनून में, उस एक्सेंट्रिसिटी में, उस फितुर में ये भूल जाते हैं कि कहीं हम अपना नुकसान तो नहीं करने लग गए हैं, हम कहीं किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं करने लग गए हैं। एंड फ्यूरी, जब हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती हैं तो उससे बढ़ती है हमारे मन में अग्नि, एक जलन की भावना, एक आग, और इस क्रोध में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साम दाम दंड भेद, हम कुछ भी अपना लेते हैं, है ना, उस गुस्से में। और वो हमारी लस्ट, हमारी वासनाएं, हमारा लालच, हमारा लोभ, हमारे एवरेज, ग्रीड, ये कभी समाप्त नहीं होती हैं, ये बढ़ती जाती हैं। तो फायर एलिमेंट जो यूज किया गया है वो इन कुछ एक फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है, और कहीं आइस वाली फीलिंग्स भी कहीं पीछे नहीं है। वो कौन सी भावनाएं हैं? कोल्ड ब्लडेडनेस, हमारा रक्त इतना शिथिल हो गया है, इतना शीतल हो गया है, शीतल इन द सेंस कि इतना ठंडा पड़ चुका है कि हम दूसरों की तकलीफ में अपनी तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरों की पीड़ा को हम पीड़ा नहीं मानते हैं। हम इतने ज्यादा इंडिफरेंट हो जाते हैं दूसरों के प्रति कि हम उस व्यक्ति को पीड़ा से निकालने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। हमें क्या मतलब है अगर किसी दूसरे को तकलीफ है तो जनाब। हेट्रेड, नफरत, रूट कॉज बिहाइंड ऑल मिजरीज इन लाइफ। हमारे जीवन में जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितना हमारे जीवन में अशांति का माहौल है, वो सारा दूसरों के प्रति नफरत की वजह से है, अपने आप को हीन समझने की वजह से है। इनटॉलरेंट हो गए हम, हर छोटी मोटी बात पे हम लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। पड़ोसी से लड़ रहा है, भाई से लड़ रहा है, माँ बाप से हम लड़ने लग जाते हैं, और पति पत्नी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, बाप बेटा एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। हम इतने
इनटॉलरेंट हो गए हैं, चाहे वो हम धर्म के नाम पे हो, चाहे वो हम कम्युनिटी के नाम पे हो, चाहे वो हम धन दौलत के नाम पे हो, जगह जायदाद के नाम पे हो, चाहे वो बाउंड्रीज के नाम पे हो। वी आर बिकमिंग एक्सट्रीमली इनटॉलरेंट। हर छोटी छोटी बात पे हमें झगड़ा नजर आता है। हम इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं कि सड़क पे रोड रेज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को भी चलते चलते अगर थोड़ी सी टक्कर लग गई, हम किसी के भी खिलाफ हम गाली गलौज करने लग जाएंगे, हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। एंड वी हैव बिकम एक्सट्रीमली रिजिड। पाषाण बन गए हम, है ना, इतने जड़, इतने ज्यादा हम पत्थर की तरह बन गए हैं, इतने हार्ड हार्टेड बन गए हैं कि हम दूसरों के प्रति भावनाएं रखना ही भूल गए हैं, हम सेंसिटिविटी रखना भूल गए हैं, हम संवेदनशीलता रखना भूल गए हैं। तो फायर और आइस इन दोनों फीलिंग्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हुई सी पोम है। सो वेरी क्विकली लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस पोम में क्या बताया गया है। स्टैंजा 1 में पिछली पोम की तरह इस पोम में भी स्टैंजा 1 में 4 लाइनें दी हुई हैं। लेट्स क्विकली रीड एंड अंडरस्टैंड। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में जो उग्र भावनाएं हैं, जो हमारी अनएंडिंग महत्वाकांक्षाएं हैं, पैशन है, डिजायर्स हैं, डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स, वो इस संसार को फायर के रूप में जला के राख कर देंगी, वो इस संसार को बर्बाद कर देंगी। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं दैट सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कि हमारी जो निष्ठुरता है, हमारा जो अंदर से कठोर एक हृदय बनता जा रहा है, जो हम पत्थर बनते जा रहे हैं, दूसरों के प्रति घृणा, कोल्ड ब्लडेड फीलिंग, रिजिडिटी, एपैथी, इंडिफरेंस, ये वाली फीलिंग्स संसार को बर्बाद कर देंगी। From what I have tasted of desire, कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है, From what I have tasted of desire, यानी मेरे अंदर भी शायद ये डिजायरस फीलिंग्स हैं, ये न समाप्त होने वाली महत्वाकांक्षाएं हैं, पोएट कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मैंने अपने अंदर की डिजायर्स से टेस्टेड यानी महसूस किया है, अनुभव किया है, एहसास किया है, वो ये है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो वो कहते हैं कि अपने अंदर की डिजायर्स को मैंने जितना समझा है, जितना जाना है, जितना परखा है, मैंने जितना अनुभव किया है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो कहते हैं कि डिजायर्स वुड बी द रूट कॉज बिहाइंड the destruction of the earth, of the world. So I hold with those, which means I favor those who favor fire, जो कि desirous डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स को फायर के रूप में, डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं धरती को बर्बाद करने वाले एलिमेंट्स के रूप में। सो वेरी क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड कि यहां पे क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। तो पहला हम दे सकते हैं फर्स्ट 2 लाइंस में एनाफोरा है। नाउ व्हाट इज एनाफोरा फ्रेंड्स? एनाफोरा इज अ वेरी सिंपल पोएटिक डिवाइस वेयर हम ये देखते हैं कि लगातार 2 या 2 से ज्यादा लाइनें अगर लगातार कॉन्सिक्वेंटली, राइट, अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, यहां भी देख सकते हैं हम स्टैंजा 1 में सम से और सम से, तो सम से यानी 2 लाइनें अगर एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं तो उसे एनाफोरा कहते हैं, और अगर एक ही वर्ड से एंड हो रही हैं 2 या 2 से ज्यादा लगातार लाइनें तो उसको एपिफोरा कहते हैं। हम आने वाले दिनों में एक और पोएट्री देखेंगे, अमांडा। उस अमांडा में हम देखेंगे एनाफोरा एपिफोरा दोनों एक ही साथ यूज किए गए हैं, right? So anaphora is when 2 or more consecutive lines begin with the same word, and then we have enjambment। पहली और दूसरी लाइन भी enjambed है, और हम और ज्यादा हाईलाइटेड फॉर्म देखते हैं enjambment का थर्ड और फोर्थ लाइन में, जहां फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये फ्रॉम से स्टार्ट हो गए फायर तक जो लाइनें हैं वो एक ही आइडिया को, एक ही विचार को व्यक्त कर रही हैं, और ये दोनों लाइनें एंजैम्ड हैं। तीसरी लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है जो कि आइडिया को पॉज करता हो। ओके, सो ये 2 सबसे पहले हम पोएटिक डिवाइसेस देख रहे हैं। उसके बाद भाई और भी है, एलिट्रेशन यूज किया गया है भर भर के इस पूरे स्टैंजा में, सम से, राइट, फिर वर्ल्ड विल, ये एस और डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है, राइट, सेम एस और डब्ल्यू साउंड से रिपीट होने वाले वर्ड्स आसपास रखे हुए। देन सेकंड लाइन में फिर आ जाता है सम से, ये भी एलिट्रेशन है, एस साउंड फिर से, और फिर इस स्टैंजा की लास्ट लाइन में, फोर्थ लाइन में हम देखते हैं फेवर फायर, एफ 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 वर्ड से, एफ साउंड से स्टार्ट होने वाले दोनों वर्ड्स बहुत ही आसपास रखे गए हैं। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा।
उससे पहले हम ये देखते हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो असोनेंस है। असोनेंस क्या होता है दोस्तों? असोनेंस होता है जब कोई वॉवल साउंड कहीं हमें हाईलाइटेड प्रिडोमिनेंट दिखे। वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू वाले साउंड जो है वो जहां हमें प्रिडोमिनेंट दिखे वो असोनेंस होता है। जैसे होल्ड, दोज, फेवर, हु, इसमें ओ साउंड बहुत रिपीट हो रहा है। तो ये साउंड हम देख सकते हैं यहां पे असोनेंस कहलाता है। असोनेंस का अपोजिट कॉन्सोनेंस होता है जो कि हम अगले स्टैंजा में देखेंगे। तो अगला स्टैंजा जो है उसमें एक लाइन ज्यादा है, 5 लाइनें हैं, लेकिन ये भी छोटा सा स्टैंजा है। तो इन लाइनों का अर्थ क्या है ये समझते हैं। बट इफ इट वर टू पेरिश ट्वाइस, यहां पे ये जो इट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड को। लेकिन अगर पोएट कहते हैं कि अगर इफ इट वर टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब निस्ते नाबूद होना, बर्बाद होना, पूरा विध्वंस हो जाना, किसी चीज का विनाश हो जाना, तो वो कहते हैं कि अगर इसका विनाश दूसरी बार हुआ। देखो यहां पे एक बहुत ही अजीब सी चीज दी गई है, इफ इट वर। इट के साथ हम जानते हैं कि वो सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन यहां वर यूज किया गया बिकॉज इट इज एन इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं इफ आई वर अ बर्ड, तो वहां हम काल्पनिक हो जाते हैं, हम कल्पना करते हैं काश मैं एक पक्षी होता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, सो उसमें भी हम कल्पना कर रहे हैं, अभी है नहीं, बस कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो यहां पे पोएट कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन में सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। तो पोएट कहते हैं कि अगर संसार को दूसरी बार बर्बाद होने का भी मौका मिला, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है, मैं जानता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, मैंने देखा है कि संसार में इतनी नफरत है कि मैं अगर ये कहूं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी बहुत है, काफी है, पर्याप्त है, इनफ है, सफिशिएंट है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो पोएट कहते हैं कि इफ इट वर टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं कि संसार में इतनी नफरत भरी पड़ी है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। क्या अगर मैं ये कहूं कि संसार आइस वाली फीलिंग्स यानी हेट्रेड, जेलेसी, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये इन चीजों से अगर संसार बर्बाद हो सकता है, इन कोल्ड ब्लडेड फीलिंग से अगर संसार बर्बाद हो सकता है, अगर मैं ये कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इट वुडंट बी एन एग्जैजरेशन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों एलिमेंट्स को इक्वली पोटेंट बताया है, इक्वल पोटेंशियल वाला बताया है कि आइदर ऑफ देम इज सो पावरफुल, चाहे वो आइस वाली फीलिंग हो, चाहे वो फायर वाली फीलिंग हो, कि संसार को बर्बाद कर सकती हैं। फटाफट देखते हैं यहां पे क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए, कॉन्सोनेंट्स यूज किए गए हैं। देखिए 2 जगह पे पहली लाइन में टी साउंड रिपीट हुआ है और तीसरी लाइन में भी टी साउंड रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट्स होता है जहां कॉन्सोनेंट साउंड आपको प्रिडोमिनेंट दिखे, पढ़ते वक्त, बोलते वक्त, जब आप महसूस कर सके कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन से, कॉन्सोनेंट्स एलिट्रेशन से इस मायने में अलग है कि एलिट्रेशन में स्टार्टिंग वर्ड, जनरली स्टार्टिंग वर्ड एक ही साउंड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में वो साउंड कहीं भी आ सकता है वर्ड में, बीच में हो, चाहे एंड में हो, चाहे शुरू में हो। सो यहां देखेंगे हम, बट इफ इट वर टू पेरिश ट्वाइस, तो ट साउंड बहुत बड़ा हाईलाइटेड है। तीसरी लाइन में भी यही है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, राइट। तो टी साउंड बार बार हम देख सकते हैं हाईलाइटेड हुआ है। तो ये कॉन्सोनेंट्स जो है वो यहां पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पे मेजर कोई पोएटिक डिवाइस है नहीं। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द मैसेज दैट द पोएट वांट्स और डिजायर्स टू गिव अस। सो मैसेज क्या है? द फीलिंग ऑफ डिजायर, फीलिंग्स ऑफ लस्ट एंड पैशन टुवर्ड्स ईच अदर लीड अस टू हार्म आवरसेल्व्स। हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने लग जाते हैं इन डिजायरस फीलिंग्स के कारण, लस्ट और पैशन की फीलिंग के कारण हम ओवर पैशनेट हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं, right? And then hatred and icy unsympathetic judgment make us cold towards everyone around us। और हमारे अंदर की जो नफरत है और जिसे कहते हैं कि एक असहिष्णुता वाली फीलिंग है किसी दूसरे के प्रति, हम बिल्कुल अनसिंपैथेटिक होके, बिल्कुल आइसी कोल्ड एटीट्यूड अपना के हम दूसरों को जज कर लेते हैं। उसकी वजह से हम दूसरों के प्रति बहुत ही तटस्थ हो जाते हैं, दूसरों की तकलीफ हमें तकलीफ नहीं लगती है। लेट्स
Quickly look at the major poetic devices used in this poem. So anaphora यूज किया गया stanza 1 लाइन 1 and 2 में, हमने देखा था सम से स्टार्ट हो रहा है, सम से और सम से, ठीक है। उसके बाद मेटाफर यूज किया गया, आइस और फायर और आइस को मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। दे आर सिंबॉलिक ऑफ, दे स्टैंड फॉर द इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट्रेड। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, अगेन फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई भी किया गया है, उनको इतना केपेबल, इतना पावरफुल बताया गया है कि वो डिस्ट्रक्शन, विनाश फैला सकते हैं। उसके बाद सिंबॉलिज्म, अगेन फायर सिंबलाइजेस डिजायर्स एंड आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड। और एलिट्रेशन हमने देखा था, एलिट्रेशन यूज किया गया है स्टैंजा 1 की लाइन 1 2 4 में, एस साउंड, एफ साउंड, डब्ल्यू साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड देन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होती है? जब दो अपोजिट एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। और यहां हम देख सकते हैं फायर ज्वलंत, उग्र जो भावनाएं हैं, और एक आइस ठंडी दबी हुई भावनाएं, ठीक है। तो ये दोनों फीलिंग्स फायर और आइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनको एक साथ बड़ी खूबसूरती से यूज किया गया है। वेरी क्विकली लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हम फिर से फोकस करेंगे कि कौन से वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड आइस इन द पोएम रिलेट टू ह्यूमन बिहेवियर एंड व्हाट मॉरल लेसन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेशंस। हम फायर और आइस के एलिमेंट्स से क्या समझ सकते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर से कैसे रिलेट करें, एंड व्हाट मॉरल लेसन्स कैन बी ड्रॉन, क्या हम नैतिक पाठ इनसे समझ सकते हैं। The elements of fire and ice symbolize the extremes of human passion and indifference. ये words highlighted होते हैं, ठीक है, यहां पे इस तरह से यूज करने होते हैं। So The elements of fire and ice symbolize the extremes of human passion and indifference. इंसान की महत्वाकांक्षाएं, इंसान का जुनून, उसका फितूर, उसकी एक्सेंट्रिसिटी और उसका इंडिफरेंस, दूसरे के प्रति तटस्थ भावना होना, ये हाईलाइट की गई हैं। ये दोनों एक्सट्रीम फीलिंग्स हैं। या तो हम किसी के प्रति बहुत जुनूनी हो जाते हैं या किसी के प्रति बिल्कुल ही निर्दयी हो जाते हैं, बिल्कुल भावना शून्य हो जाते हैं। The poem suggests that both intense emotions and apathy can lead to destructive consequences. परिणाम बड़े विनाशकारी, बड़े विध्वंसकारी होते हैं जब ये दोनों ही फीलिंग्स अपने चरम पे होती हैं। द मॉरल लेसन इज टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन पैशन एंड रैशनैलिटी। हमारे जुनून और हमारी तार्किक क्षमता के बीच में, हमारी रैशनैलिटी, हमारे लॉजिक्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, उनके बीच में एक समभाव होना चाहिए। अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स दैट मे हार्म इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। और उससे क्या होगा कि हम उन एक्सट्रीम फीलिंग्स को अवॉइड करना सीख जाएंगे जो मानवता को, जो समाज को, जो किसी एक कुनबे को, एक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सके। सेकेंड क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन विच इज मोर डेंजरस फोर्स, फायर और आइस एंड व्हाई? बड़ा अच्छा सा सवाल है जनाब कि आपकी राय में मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा नुकसानदायक कौन सी फीलिंग है भाई, फायर है या आइस है? ये एक जजमेंटल क्वेश्चन है, इसमें ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। दे कैन वैरी, दे कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। हो सकता है सम पीपल में से, और जैसा कि पोएट ने खुद कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर वाली फीलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ लोग कहते हैं कि आइस वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पोएट खुद हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसपे या तो वो कहते हैं कि फायर वाली फीलिंग्स कुछ लोग सपोर्ट करेंगे या कुछ लोग सपोर्ट करेंगे आइस वाली फीलिंग्स। हमारा ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन में वैरी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरप्रिटेशन। हम स्वयं किसी पर्सनल तरीके से, नजरिए से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, हम उस पर डिपेंड करेगा कि हम फायर को ज्यादा डेंजरस माने या आइस को। Some may argue that intense emotions like fire are more dangerous due to their immediate and impulsive nature. बड़े ही त्वरित, बहुत ही शीघ्र, बहुत ही प्रॉम्प्ट हम रिएक्शन दे देते हैं जब हम अग्रेसिव होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम क्रोधावेश में होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंटेंस इमोशंस है हमारे फायर के जैसे, वो ज्यादा डेंजरस है। और while others may claim that the cold indifference poses a greater threat as it can lead to long term societal decay। और दूसरे लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए जो ये नफरत की, घृणा की, ईर्ष्या की दबी हुई भावनाएं हैं, तटस्थता की भावनाएं हैं, असंवेदनशीलता है, वो शायद इतनी ज्यादा उग्र है, इतनी ज्यादा वो किसी इंसान पे हावी हो जाती है कि वो ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकती है समाज के पतन के लिए। सोसाइटल डीके का अर्थ हो गया सामाजिक पतन, समाज का पतन हो जाना, उसका ग्रेट डाउनफॉल आ जाना।
Let's look at the next question. What is the tone of the poem Fire and Ice? जी टोन पूछी गई है, बड़ा अच्छा सवाल है यार। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको नहीं होना है। Here is the answer. The tone of the poem Fire and Ice can be considered as contemplative or speculative, यानी कि विचार करने वाली, हमारे विचारों को जगा देने वाली, झकझोर देने वाली पोम कह सकते हैं हम, टोन कह सकते हैं, या फिर स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का अर्थ हो गया कि हम जहां अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि या तो ये या फिर वो, ठीक है। तो ये इसकी टोन है। The poet reflects on the possible ways the world might end without expressing a strong emotional stance. किसी एक फीलिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हुए, दोनों ही फीलिंग्स को इक्वली ताकतवर बताते हुए पोएट जो है वो हम पे छोड़ देते हैं, एक ओपन एंडेड हमें मैसेज दे देते हैं कि भाई आपका जो ओपिनियन है वो आप अपने हिसाब से देखें, राइट। तो दोनों में से कोई एक फीलिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी गई है। Fourth question, and this question also appeared in CBSE 2016. Briefly write about the ideas about how the world will end. Very basic question, elementary question, right? In the poet's opinion, the world will end as a direct result of either fire or ice. तो या तो उग्र भावनाओं से या फिर कोल्ड ब्लडेडनेस के वजह से, है ना, शांत शिथिल भावनाओं से संसार समाप्त होगा। Some scientists believe that the world would be incinerated, विनाश, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, इंसिनरेटेड फ्रॉम इट्स फियरी कोर। साइंटिस्ट ये मानते हैं, एक लॉजिक देते हैं कि धरती का जो अंदरूनी हिस्सा है वो गर्म लावा से भरा हुआ है, इसका जो इंटरनल कोर है वो बहुत ही गर्म है, हाई टेम्परेचर का है, तो वो किसी दिन फट पड़ेगा और संसार बर्बाद हो जाएगा। वही चीज यहां पे फिगरेटिव तरीके से बताई गई है कि संसार उग्र भावनाओं से बर्बाद हो सकता है। While others were convinced that the coming ice age would destroy all living things on the earth's surface, जबकि दूसरे कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र एक शीत युग आने वाला है, एक आइस एज आने वाला है, जैसा बहुत साल पहले था, और उसमें संसार में चारों तरफ शिथिलता होगी, चारों तरफ बर्फ होगी, लाइफ जो है वो रुक जाएगी, थम जाएगी, और हम सब इतने ज्यादा निष्क्रिय हो जाएंगे, मृत प्राय लगेंगे, हम सब डेड लगेंगे, और उसकी वजह से संसार समाप्त होगा। फ्रॉस्ट रिवील्स अ हाइटेंड इमोशनल डायमेंशन बाय लिंकिंग डिजायर टू फायर एंड हेट्रेड टू आइस. Consequently, the poem presents a stark and uncompromising stance in the polarized discussion between fire and ice, leaving little room for alternative perspectives. इनके अलावा और perspectives नहीं है, और नजरिए नहीं है, और हमारी सोच के दायरे नहीं है कि दो ही feelings ऐसी हैं जो कि इतनी ज्यादा सशक्त हैं, इतनी ज्यादा ताकतवर हैं, इतनी ज्यादा बलशाली हैं कि संसार को बर्बाद करने में दोनों अपने अपने बलबूते पे अकेले ही बर्बाद कर सकती हैं, चाहे वो फायर वाली फीलिंग्स हो, चाहे वो आइस वाली फीलिंग्स हो। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट एग्जिस्टेंशियल थीम? हाँ, ये बड़ा सही क्वेश्चन है। एग्जिस्टेंस की थीम को किस तरह से हाईलाइट किया गया है पोइट्री में? The poem reflects existential themes by contemplating the nature of human existence and the potential for self-destruction. भाई, इस संसार में हम पैदा हुए किसी मकसद से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान उस मकसद को भूल के एक दूसरे को बर्बाद करने बैठ गया है, एक दूसरे को समाप्त करने बैठ गया है। हम इस धरती पे अपने अस्तित्व को कुछ नया आयाम देने के लिए, कुछ नई मीनिंग देने के लिए पैदा हुए, लेकिन हम स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं, हम आत्मघाती हो गए हैं। It raises questions about the choices humans make and the consequences of those choices on a global scale. हम किन चीजों को चुन रहे हैं धरती पे? हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रक्टिव जो चेहरा है हम उसे ज्यादा अपना रहे हैं। सिविल मानने लग गए हैं अपने आप को, हम सभ्य मानने लग गए हम अपने आप को, लेकिन उस सभ्यता के एक चोगे को ओढ़ के हम बर्बर असभ्य होते जा रहे हैं। हम शिक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का गलत उपयोग करते जा रहे हैं। तो चॉइसेस हमारी क्या है, उन चॉइसेस के मायने क्या है, उन चॉइसेस का आधार क्या है, उस पे एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। भाई, हम कैसी चीजें चूज कर रहे हैं और उनका परिणाम क्या होगा दूसरों पे और स्वयं हम पे, एंड ओवरऑल एट लार्ज अगर हम देखें तो इस पूरे ग्लोब पे, इस पूरे संसार पे इन चॉइसेस का क्या असर होगा।
What is the significance of the last two lines? ये बड़ा अच्छा सवाल है, राइट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में भी देखा है, सैंपल पेपर्स में भी देखा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट टू लाइंस? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब टू बी सफिशिएंट, राइट? सो इन दीज लाइंस द स्पीकर सजेस्ट्स दैट बोथ इंटेंस इमोशंस, hatred represented by fire and indifference which is represented by ice, have the potential for destructive consequences. दोनों ही intense emotions है ना, इन सघन दोनों ही मानव भावनाओं में इतना potential है कि संसार को बर्बाद कर सकती हैं। The use of the word suffice implies that either force alone could bring about the end of the world, emphasizing the poem's theme of the dual nature of destructive forces. बड़ी खूबसूरत लाइन है यार, कितने सुंदर शब्दों से डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये जो सफाइस वर्ड यूज किया गया है वो इस बात का संकेत देता है कि ईदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लें आप, चाहे वो फायर हो चाहे वो आइस हो, दोनों इतनी सशक्त, इतनी ताकतवर है कि दोनों अपने अपने बलबूते पे संसार को बर्बाद कर सकती हैं। और ये दोनों ही जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो इस डुअल नेचर वाली जो थीम है उसको एम्फेसाइज करती हैं। तो आई होप कि ये पोएम आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया वीडियो, अगर आपने कुछ सीखा है, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म्स। वेरी सून we'll be coming up with more topics from class 10 syllabus. Thank you very much. Keep learning and keep shining. Thank you.